चलिए कम इक्विटी के साथ कमोडिटी का भी तड़का लगाते हैं और कम एग्रीमीटर में आज आप सभी का स्वागत करते हैं। और इसको लेकर के तमाम सारी खबरें भी हैं, तमाम सारी अपडेट्स हैं और इन अपडेट्स पर जानकारी देने के लिए और इस पर राय देने के लिए हमारे साथ कुंवर जी ग्रुप के डायरेक्टर और हेड रिसर्च रवि देवड़ा जी जुड़ चुके हैं। रवि सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस चर्चा पे जो है अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। धन्यवाद सर। ठीक सर। आपको, आपके दर्शकों और आपकी पूरी टीम। जी सर, थैंक यू सर। और आपको भी, आपकी पूरी टीम को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस शेयर बाजार में तो हम लाल रंग भारी पड़ते हुए देख रहे हैं, कम से कम कमोडिटी बाजार में लोगों के पोर्टफोलियो हरे रहें, लोग अच्छी कमाई करें, यही शुभकामनाएं करते हैं हम। कुछ एक खबरें हैं सर, उनके साथ शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले जो है हम बात करेंगे एससीए की, जो कि एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया है। उसने चालू रबी सीजन में रेपसीड सरसों उत्पादन में करीब 115 लाख टन रहने का अनुमान बकाया बताया है, जो कि सरकार के दूसरे अग्रिम अनुमान से, जो कि 129 लाख टन था, उससे करीब 10% कम है। सरसों उत्पादन में कमी का जो अनुमान लगाया जा रहा है, तो आपसे समझना चाहेंगे सर, इसका असर किस तरीके से देखने को मिलेगा प्राइसेस पर। रवि सर, ऑडियो मिल रहा है आपको मेरा? जरूर से जिस हिसाब से एक्सपेक्टेशन। हाँ जी, मिल रहा है आपका जी जी, ऑडियो। कंटिन्यू कीजिए सर, कंटिन्यू कीजिए। जी, जिस हिसाब से सरसों के उत्पादन की जो धारणा है, आई थिंक कि मीन्स के पहले जो सोइंग के नंबर आए थे उस टाइम से थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था कि इतना अच्छा मीन्स के उत्पादन होगा, क्योंकि इनिशियली जो एक्सपेक्टेशंस थी वो मीन्स के जो सोइंग नंबर से थे उससे हायर थे, क्योंकि जिस हिसाब से लास्ट ईयर से हायर एंड अच्छी यील्ड की उम्मीद थी। हालांकि 115 का जो गवर्नमेंट का एस्टिमेट था, तो इसके सामने जो सी का एस्टिमेट है वो काफी नीचे आया है। आई थिंक ये एक मीन्स के मेजर सरप्राइज है। हालांकि इसमें मीन्स के जिस हिसाब से यील्ड का कमी होना, उसके अलावा वेदर में चेंज होना, एंड आई थिंक इससे लास्ट ईयर से तो सोइंग भी कम थे और अनुमान भी कम था, गवर्नमेंट का भी कम था, और उससे कम प्रोडक्शन किसी ने टोटल जो एस्टिमेट लगाए है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मीन्स के प्राइसेस में इसका फेवरेबल इम्पैक्ट है, वो आगे जाके देखने को मिलेगा। हालांकि जिस हिसाब से अदर मंस के क्लासेस लाइक सोयाबीन है या दूसरे जो एडिबल ऑयल है अक्रॉस द ग्लोब, उसमें प्राइसेस में जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस एज वेल एज देखे तो जो ट्रम्प टैरिफ है, इससे थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट प्राइस में आया है। तो एक स्टेबिलिटी है, बट मुझे लग रहा है कि लास्ट वीक में जो करेक्शन आया है सरसों में, क्योंकि अराइवल्स चालू हो चुके हैं और उसका जो प्रेशर है 150 से 200 रुपए दाम कम हुए थे। ये एक बेस बना रहेगा। जो उसके एमएसपी है 5,950 के करीब उसके एमएसपी है। एंड 13 तारीख आज हुई है, 15 तारीख से हरियाणा की सरकार है वो एमएसपी के प्राइस से अपना प्रोक्योरमेंट चालू करेगी। पहले उन्होंने 28 मार्च से ये प्रोक्योरमेंट चालू करने की डेट दी थी, उन्होंने प्रीपोन किया और अभी 15 तारीख से ही ये प्रोक्योरमेंट हरियाणा सरकार चालू करेगी। तो मेरे हिसाब से ये भी एक रिलीफ की न्यूज है, क्योंकि अगर अर्ली प्रोक्योरमेंट होता है, मीन्स अर्ली गवर्नमेंट प्रोक्योर कर लेती है, तो जो इमीडिएट सप्लाई आनी है मंडियों में, इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो प्राइसेस में तो ना दिखे। मंडियों में प्राइस 6,000 से 6,100 चल रहा है। मेरे हिसाब से 5,950 जो गवर्नमेंट का एमएसपी प्राइस है, उसके आसपास सपोर्ट बना रहेगा और आगे जाके 6,150 से 6,200 तक के प्राइसेस आने चाहे तो बेचने में ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 5,950 में खुद हरियाणा गवर्नमेंट प्रोक्योर करने वाले, एडिशनली सारे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से जो एमएसपी जी जी रवि अगर जी। प्रोक्योर प्रेशर अभी कम आता हुआ दिखेगा और प्राइसेस में अच्छी रिकवरी आ सकती। ठीक सर, आपकी आवाज़ बीच में कट गई थी। लेवल्स क्या बताया आपने? 615। एक तो आपने ये कहा कि अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए बेचने के लिए, दूसरा लेवल्स क्या बताया? और ये कब तक, अगले 2-4 महीनों के लिए लेवल्स बता रहे हैं? कब तक के हिसाब से सर ये लेवल्स आप बता रहे हैं? मेरे हिसाब से आपको मंस के ज्यादा रुकना नहीं पड़ेगा। आई थिंक शायद लग रहा है कि यही महीने में प्राइसेस आपको एक हाई लेवल पे सस्टेन होते हुए दिखेंगे। एंड आप अगर एक आध महीना रुकते हैं यहाँ पे, तो 6,300 6,200 ऐसे प्राइसेस यहाँ पे सस्टेन हो गए। जो इमीडिएटली एमएसपी के नीचे जाने का रिस्क था और 5,800 5,600 के बाद चल रही थी, एटलीस्ट ये प्राइसेस नहीं आना चाहिए। एंड मेरे हिसाब से किसानों को एक अच्छे प्राइसेस यहाँ पे मिल सकते हैं। अच्छे प्राइसेस आप लोगों को मिल सकते हैं, बेचने में हड़बड़ी ना करें, ये सलाह आपको रवि जी की यहाँ पर है। 6300 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं।
चलिए इस बीच अगला प्रश्न के बाद जो है अगले प्रश्न पर आते हैं और अब जरा सरसों से बाहर निकल करके जरा बात कर लेते हैं सोयाबीन की। अक्टूबर 2024 से शुरू होने वाले ऑयल वर्ष के शुरुआती 5 महीने यानी कि अक्टूबर से फरवरी 2025 के दौरान सोयाबीन का एक्सपोर्ट 19% घट गया है और इस दौरान 9.5 लाख टन सोया मिल का एक्सपोर्ट हुआ है। सोया मिल के एक्सपोर्ट में गिरावट क्यों आ रही है, सर आपसे समझना चाहेंगे, और साथ ही साथ सोया मिल का प्राइस आउटलुक किस तरीके से देख रहे हैं आप? डेफिनेटली एक क्रशिंग एक्टिविटीज काफी कम थी, पर्टिकुलर जिस हिसाब से थोड़ा सप्लाई में भी डिले हुआ था, जिस हिसाब से अराइवल आनी चाहिए उससे थोड़ा वेदर के हिसाब से सोइंग भी कम मीन्स की डिले हुई थी और उसके बाद अराइवल भी डिले हुई। हालांकि एमएसपी के सिग्निफिकेंट नीचे प्राइसेस है, ये अकेली कमोडिटी है जिसने एमएसपी से 20-22% नीचे प्राइसेस में लास्ट पूरे ईयर ट्रेड किया। इतना ज्यादा मीन्स की एटलीस्ट देखे तो लास्ट 10 से 12 साल में एमएसपी के नीचे इतना प्राइसेस कोई सस्टेन नहीं हुआ। हर बार कोई 15-20% तक आया है, बट उसके तुरंत ही बाद इमीडिएटली जैसे ही कुछ स्टेप गवर्नमेंट लेती है उसके बाद तुरंत ही रिकवरी आ जाती है। बट सोयाबीन ने तो 6 महीना से 7 महीना एमएसपी के सिग्निफिकेंट नीचे काम किया है। मेरे हिसाब से अभी थोड़ा रिलीफ आया है, जो प्राइसेस 3800 3700 पहुंच गए, वहां से एक प्राइसेस में अच्छी रिकवरी 4000 4100 तक आई है। मुझे लग रहा है कि रिकवरी सस्टेनेबल है, क्योंकि अभी जो उसका एमएसपी 4900 है और आप देखें तो सोया मिल के जो प्राइसेस है जिसमें काफी गिरावट आई थी, पर्टिकुलर जो प्राइसेस 28-29 ट्रेड कर रहे थे वहां से कम होकर 25 आ चुके थे, वो फिर से सोया मिल के प्राइसेस है वो 29,000 के करीब आ चुके हैं। मुझे लग रहा है कि सोयाबीन के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है। हाँ, एंड साथ में जिस हिसाब से सरसों का भी न्यूज है कि कम प्रोडक्शन होगा, सी ने जो एस्टिमेट लगाया है, तो अगर कम प्रोडक्शन होगा, लास्ट ईयर का बैलेंस शीट थोड़ा इसका लूज है एंड हायर हम एंडिंग स्टॉक से गए थे और ओपनिंग स्टॉक भी काफी बड़ा था और उसके बाद अराइवल्स पे आई, तो इस हिसाब से सोयाबीन में बहुत बड़े तेजी की उम्मीद नहीं है। हालांकि मुझे लग रहा है 4000 का एक बेस बन चुका है और एटलीस्ट 4300 से 4400 तक के प्राइस में उछाल आना चाहिए। कंपेरेटिव अगर फंडामेंटल एंड प्राइस देखे, एमएसपी के प्राइस देखे, मेरे हिसाब से इमीडिएटली जो सरसों में तेजी आएगी या जो प्राइसेस सस्टेनेबिलिटी के चांसेस दिख रहे हैं, इसका फायदा सोयाबीन को भी आता हुआ दिखेगा, क्योंकि सोया ऑयल में भी देखे तो प्राइसेस 1400 से करेक्ट होकर अभी एक रिस्पेक्टिव लेवल पे आ चुके हैं, करीबन 1280 के करीब प्राइसेस आ चुके हैं। तो यहाँ से मुझे नहीं लग रहा है कि ज्यादा गिरावट होनी चाहिए, और हमने तो एमएसपी भी बढ़ाई, उसके बाद हमने एडिशनली जो एडिबल ऑयल पे ड्यूटी बढ़ाई है, इसका फायदा शायद सोयाबीन में आगे जाके आता हुआ दिखेगा, और यहाँ से एटलीस्ट 6 से 7% की रिकवरी की उम्मीद करनी चाहिए। चलिए सर, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अब जरा बात कर लेते हैं चीनी को लेकर के। इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन यानी इस्मा ने शुगर सीजन 2024-25 के लिए उत्पादन के अनुमान में करीब 3% की कटौती कर दी है। एसोसिएशन ने चीनी उत्पादन 264 लाख टन होने का अनुमान लगाया है। सर अब अगर उत्पादन घटेगा तो क्या प्राइसेस बढ़ेंगे, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? क्योंकि चीनी के कीमतें बढ़ना जो है वो कई बार सरकार की सरदर्दी बढ़ा देती है। जैसे शुगर, अभी शुगर के फंडामेंटल से ज्यादा इथेनॉल पे फंडा ज्यादा डिपेंडेंट है अक्रॉस द ग्लोब, लाइक ब्राजील ले ले या अफ्रीका, जो भी इकोनॉमी जो पेट्रोल डीजल से थोड़ी ब्लेंडिंग स्टार्ट करके 20% तक वो लोग ले गए। तो आई थिंक जिस हिसाब से ब्लेंडिंग अगर 20% का होता है, तो आई थिंक हिसाब से एक बड़ी रिक्वायरमेंट इथेनॉल के। हालांकि इस टाइम पॉजिटिव ये है कि ग्रेन्स की उत्पादन देश में अच्छी हुई है, तो जो सोर्सिंग होना चाहिए शुगर का, उसके ऊपर डिपेंडेंसी कम होगी। लास्ट 2 साल से जो ग्रेन का उत्पादन था वो काफी पिछड़ा था, तो इस हिसाब से गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा दिक्कत थी कि अगर शुगर के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ गई एंड अगर शुगर से ये डिपेंडेंसी अगर कम नहीं होती तो एक बड़ी प्राइस में उछाल आती है इथेनॉल के। हालांकि गवर्नमेंट के कंट्रोल में शुगर प्राइसेस हो या इथेनॉल प्राइसेस हो, इंडस्ट्री काफी डिमांड कर रही है कि शुगर की जो एमआरपी है उसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट अप्रूवल दे। हालांकि अभी रिटेल प्राइसेस 44 आ चुके हैं 40 से, तो मुझे लग रहा है कि सस्टेनेबल रहेंगे प्राइसेस एंड आगे जाके जो इथेनॉल का गेम है वो प्राइसेस को सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि शुगर कंपनियों का जो प्रॉफिट है वो शुगर से नहीं आता, वहां पे तो उसको काफी टाइम ऑपरेशनल लॉसेस होते हैं, बट उसको जो प्रॉफिट आता है वो इथेनॉल के जो बढ़ते प्राइसेस है और बढ़ती डिमांड है, इससे कंपनियों को काफी मुनाफा हो रहा है। तो मेरे हिसाब से शुगर के प्राइसेस जो अभी रिटेल में चल रहे हैं या आप होलसेल में भी 3800 3900 ये प्राइसेस सस्टेन हो सकते हैं, और गवर्नमेंट शायद इस साल मुझे लग रहा है कि इसको एमआरपी बढ़ाने के लिए जो रिटेलर्स है या जो कंपनियां उसको एक बार मीन्स के अलाउ करे, क्योंकि हर साल एमएसपी शुगर केन के बढ़ रहे हैं
बट लास्ट 6 से 7 साल से गवर्नमेंट ने एमआरपी बढ़ाने की अप्रूवल नहीं दिए, तो शायद लग रहा है कि इस टाइम थोड़ा ये रिलीफ शुगर इंडस्ट्री को मिल सकता है। ठीक सर। सर एक और अपडेट आई थी कि मतलब जो इंडियन मिल्स ने जो 2024-25 के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था चीनी एक्सपोर्ट को लेकर के करीब 6 लाख मीट्रिक टन का, वो जो है ख़त्म हो रहा है सितंबर महीने में। अब नए डील जो है वो साइन नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि प्राइसेस जो है वो लोकल में बढ़ गई हैं। इसका कोई इम्पैक्ट देख रहे हैं अभी, या फिर आपको लगता है इसका बीच में कोई सोल्यूशन निकलेगा सर? इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि इंडस्ट्री को मीन्स के ये ज्यादातर प्राइसेस एंड मीन्स के फंडामेंटल में काफी कुछ ये चीजें पता है। जी। हालांकि मीन्स के जिस हिसाब से इंडस्ट्री से सोर्सेज जिस हिसाब से बातें भी चल रही, तो आई थिंक इमीडिएटली कुछ नेचर रिएक्शन होगा, इसका आएगा तो भी 1-2 दिन। बट मीन्स इसमें रिन्यूएबल का भी पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि ऐसा नहीं कि ये रिन्यू नहीं हो सकता। जी। और शायद लग रहा है कि जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने शुगर के जो एक्सपोर्ट के कोटा इस टाइम पहली बार बढ़ा है, शायद इसमें भी गवर्नमेंट थोड़ा ढील दे। तो अगर यहाँ पे कोई शुगर का प्रोडक्शन बढ़ता है, शुगर में कुछ ज्यादा हलचल होती है, तो आई थिंक गवर्नमेंट के पास एक कंट्रोल में ये भी है कि गवर्नमेंट शुगर का जो एक्सपोर्ट कोटा है उसमें कुछ बढ़ोतरी करे, तो एक्सपोर्टेबल कमोडिटी भी है। क्योंकि ग्लोबली प्राइसेस है वो लगातार एक लेवल से ऊपर ही रहे, क्योंकि सारे कमोडिटीज में इमीडिएट वोलेटिलिटी आई है, बट ये कमोडिटी ऐसी है कि जहाँ पे सस्टेनेबिलिटी कंपेरेटिव इथेनॉल के हिसाब से ज्यादा रही। ठीक सर। अब आखिरी सवाल आपसे सर, और आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय अगर ट्रेड करना हो तो आपकी पसंदीदा ट्रेडिंग कॉल्स क्या होंगी, कहाँ पर ट्रेड इनिशिएट किया जाए? जब से आपने राइटली पॉइंट आउट किया था कि होली का त्योहार है, तो सिर्फ मीन्स के दूसरे जो सारे कॉमोडिटीज है या दूसरे जो सारे एसेट्स है, उसमें तो अभी थोड़ा मीन्स की लाल रंग ही चढ़ा है। ये ऐसा एक बास्केट है जो एक कंजम्पशन वाला बास्केट है, और यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बनती है कि यहाँ पे हरा लाल दोनों रंग होगा। तो इस हिसाब से हमने स्ट्रेटेजी आइडेंटिफाई की है। स्ट्रेटेजी वाइज बात करें तो आज के दिन में पहली स्ट्रेटेजी होगी वो गुआरगम, जिसमें बाइंग का रिकमेंडेशन होगा। 10,010 के करीब बाय करें 9,880 के स्टॉप लॉस के साथ, और 10,320 तक के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। सेकंड रिकमेंडेशन सेल की होगी। इसमें हमने टर्मरिक में सेल का रिकमेंडेशन दिया है। 11,480 के करीब टर्मरिक सेल करें, स्टॉप लॉस 11,680 का लगा है। 11,160 तक के टारगेट आपको टर्मरिक के अप्रैल वायदा में आते हुए दिख सकते हैं। और तीसरा रिकमेंडेशन कपास खाली पे होगा। लगातार इंटरनेशनली प्राइस एंड डिमांड दोनों कॉटन की कम हो रही है, और इसमें तो एंड ऑफ सीजनलिटी का भी एक नेगेटिव फैक्टर है। कपास खाली में बेचे 2,660 के टारगेट के लिए 2,780 के स्टॉप लॉस के साथ। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक मंथ के जो उछाल आया है शॉर्ट टर्म में, वो शायद सस्टेनेबल नहीं है, या एक्सपायरी के बाद फिर से गिरावट चालू हो सकती है। चलिए, तो ये 3 कमोडिटीज जहाँ पर ट्रेड करने की सलाह दी गई, और होली के दिन का बड़ा बखूबी इस्तेमाल किया, लाल हरा सब मिला दिया है रवि जी ने यहाँ पर। खरीद के भी कमाए, बेच के भी कमाए, और सब कमा करके होली में उड़ाएं। चलिए एक एक करके स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। कॉटन सीड आपके सामने है। कॉटन सीड ऑयल का आपको अप्रैल वायदा जो है बेच कर चलना है। लेवल्स का अवश्य ध्यान रखें। 2740 2740 के आसपास बेचें। 2781 2781 का एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी जा रही है। आपको जो लक्ष्य देखने को मिल सकता है वो है 2660 2660 के लक्ष्य के लिए बेच के चलें 2781 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए अगली कमोडिटी लेकर के आते हैं, और यहाँ पर आपकी स्ट्रेटजी यहाँ पर भी बेचने की होगी। हल्दी बेचनी है आपको। हल्दी 11,480 पर बेचें। अप्रैल वायदा आपको बेच करके चलना है। 11,680 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, यानी कि एग्जैक्ट 200 रुपये के ऊपर का स्टॉप लॉस रवि जी की तरफ से दिया गया है। और नीचे की तरफ आपको 11,160 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, यानी 320 रुपये नीचे आपको लक्ष्य निर्धारित करना है। तो यहाँ पर 2 राय जो है वो बेचने की हो गई, और एक राय आपके लिए निकल के आएगी जहाँ पे आपको खरीद करके चलना है। खरीदना क्या है? वो है ग्वारगम। अप्रैल वायदा खरीद के चलें। 10,010 पे खरीदने की सलाह दी जा रही है। 9,880 का एक स्टॉप लॉस आप लगाइए, और ऊपर की तरफ आपको 10,320 के लक्ष्य जो है यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो इन 3 कमोडिटीज़ पे आप जो है ट्रेड कर सकते हैं, और अपने एक्सपर्ट की राय से अगर आप ट्रेड करें वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। रवि सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम जो है कमोडिटीज़ के बारे में डिटेल में बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, और आपको, आपकी पूरी टीम को हमारी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर।